मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यूके वीज़ा की। एज आ स्टूडेंट आपने यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जाना है तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप सारी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अभी आ रहा हूँ यूके के वीज़ा सेक्शन से और ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जर्मनी में रहते हुए आपने अपना यूके का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। विज़िटर वीज़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं एक टर्किश मोस्क में, शहीद तिलक जामिया। वहाँ पे हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए असर की, क्योंकि टाइम निकल रहा है। और यहाँ से फ्री होने के बाद मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस अभी करूँगा। उसके बाद मैं घर पहुँचने के बाद आपको तरतीब से बताऊँगा कि किस तरह से आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। पहले आपने यूके के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है। दैन डॉक्यूमेंट्स किस पोर्टल पे अपलोड करने हैं, किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और उसके बाद आपने किस तरह से आगे अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप कोई गलती ना करें। वैसे यहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास कंप्लीट प्रोसीजर होगा तो आप कर सकते हैं अप्लाई। तो वीज़ा मेरा काफ़ी देर पहले आ चुका था। अभी हमारी परसों को फ़्लाइट है, 28 को और 26 है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको एक बार मैं प्रोसेस बता दूँगा किस तरह से हम इसको वीज़ा को अप्लाई करते हैं एज अ स्टूडेंट फ्रॉम जर्मनी टू यूके। लेकिन वीज़ा हमारा एज अ विज़िटर होगा, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट हूँ जर्मनी में, तो मैं किस तरह से अप्लाई किया था। तो ये लिंक है, तो मैं ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उस लिंक पर चले जाना है सिंपली, और आपके सामने ये पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपने आना है विज़िट टू यूके। यूके पे आके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। तो नीचे सारा प्रोसेस आ जाएगा। फ़ीस लिखी हुई है, तो फ़ीस यहाँ पे पाउंड्स में है, तो मैंने यूरोज़ में पे की थी, तो मेरे 142 यूरोज़ बने थे। तो 6 मंथ्स का वीज़ा मुझे मिला था। और उसके बाद सिंपली अप्लाई नाउ पे बाकी मेडिकल रीजंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 11 मंथ, एकेडमिक्स के लिए 12 मंथ। तो ये सारे वीज़ाज़ हैं यहाँ पे, लेकिन हमने मिनिमम वाला जो स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं जर्मनी से अप्लाई कर रहा हूँ। और सिंपली वो कहते हैं कि जो लोकेशंस हैं वो सेलेक्ट करें आपने, कहाँ पे बायोमेट्रिक्स देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वीज़ा फ़ीस वगैरह हम दे सकते हैं, वीज़ा फ़ी पे करनी है, बायोमेट्रिक प्रोवाइड करना है। तो ये सारी डिटेल है, तरीका लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे भी सारा। तो वो टूरिज़्म वगैरह जो भी मतलब आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। तो ये सारा इसका प्रोसेस है। और उसके बाद सिंपली हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ईमेल पूछेंगे। तो मैं अभी अपनी स्कैनर ईमेल यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्राइमरी ईमेल तो यूज़ कर चुका हूँ। देन वो पासवर्ड क्रिएट करने का कहेंगे। देन वो उसके बाद कॉन्टेक्टिंग बाय ईमेल पूछते हैं। आपने देखना है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, आप अपडेट भी कर सकते हैं अगर गलती से लगा लिए। और सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। फिर वो पूछते हैं कि एडिशनल ईमेल, नो, ओके। देन उसके बाद वो पूछते हैं कि प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर लगा देना है। तो जो भी आपका जर्मनी का नंबर है वो लगा दें। मैं अभी कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यूज़र्स इन द यूके, टेलीफोन नंबर जो है वो आउटसाइड द यूके है। उसके बाद ये मेरा मोबाइल नंबर है, और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर कहते हैं डू यू हैव अनदर, नो सिंपली। उसके बाद वो कहते हैं कि आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय एसएमएस, और आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन, या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई एक तो करना है। देन वो आगे नेम पूछते हैं। जो भी डाटा आपने प्रोवाइड करना है वो आपने एग्जैक्टली पासपोर्ट वाला अप्लाई करना है, क्योंकि ये आप चेंज नहीं कर सकते एक बार सबमिट कर दिया तो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू रिलेशनशिप, ठीक है। और अभी सारा मैं डमी डाटा फिल कर रहा हूँ, जो भी मतलब रैंडम आ जाएगा। और उसके बाद मैं कैबिनेट्स में रहा हूँ, तो
वो हो गया। स्टेट हमारी ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं, पोस्टल कोड भी ऑप्शनल है। ठीक हो गया। ये करने के बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है, ओके सेव। फिर वो कहते हैं कि आप कितनी देर से यहाँ पे रह रहे हो, तो मैं जितनी देर से रह रहा हूँ, लेकिन मैं चलो 2 साल लिख देता हूँ और आई रेंट इट। उसके बाद नेक्स्ट आपने है यू मस्ट यूज़ योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट दिस सेक्शन। तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपना देना है और इशूइंग अथॉरिटी देनी है। तो इशूइंग यहाँ पे पाकिस्तान ने इशू किया है मुझे, पासपोर्ट नंबर कुछ भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही awkward हो गया है, डी कर देते हैं यार। उसके बाद एंटर डेट इन द फॉर्मेट इशू डेट और एक्सपायरी डेट। इशू डेट 12/12/2022, ठीक है, 12/12/2028 कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है, सेव हो जाएगा। आईडी कार्ड वो पूछ रहे हैं कि आपका है, तो वो तो हमने अपना देना है क्योंकि हमारा पाकिस्तान में आईडी कार्ड नंबर चलता है 33457126 2। ठीक है, बस ठीक है, 13 नंबर हो गए हैं, हो गया। अथॉरिटी यहाँ पे भी पाकिस्तान लिख दिया है। अगर आप इंडिया या बांग्लादेश से करें तो आप उसको उसके मुताबिक कर सकते हैं। और उसके बाद इशूइंग डेट एक्सपायरी डेट छोड़ो, इसको आगे चलते हैं। वो लिख देनी है आपने, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ प्रोसेस, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। जो भी डमी डाटा फिल करने की ज़रूरत है वो फिल कर रहा हूँ, बाकी स्किप कर रहा हूँ मैं। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तान है। कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान है। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मेरे ख्याल से ये तो मैंडेटरी है, तो इसका भी 12/12/2000 नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ देना ही पड़ेगा। चलो फैसलाबाद ही लिख देता हूँ। फिर उसके बाद वो अदर नेशनलिटीज़ का पूछते हैं, वो अगर है तो यस करना है वरना नो करना है। फिर वो कहते हैं जर्मनी में आप क्या रह रहे हैं, तो जर्मनी में मेरा स्टेटस जो है रेजिडेंस वो पूछते हैं वैलिड। इसका भी 12/12/2026 लिख देता हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। वो एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी आपने अपना ना सेल्फ एम्प्लॉयड अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो जो भी आपका प्रोफेशन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेव करना है। फिर उसके बाद आपने इनकम लिखनी है। इनकम जो है वो मेरी अनदर इनकम कुछ भी, टोटल आप कितना कमा रहे हैं यूरोज़ में, लेट्स से 1000, ठीक है, सेव। उसके बाद वो कहते हैं कि अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विज़िट। फिर वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो पहले आते हैं बैक पे। यहाँ पे आपने उतना लिखना है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 700 यहाँ पे स्पेंडिंग है, तो 1000 लिखना, ताकि आप 300 पर मंथ सेविंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि फिर आपसे आपकी पर मंथ सेविंग 300 है, तो जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो फिर आपसे पूछेंगे कि आप यूके में कितना स्पेंड करना चाह रहे हो। तो आप यूरोज़ में कुछ भी लिख दो कि आपने पिछले 3 मंथ की सैलरीज लगानी है, तो आपका तकरीबन 900 सेव हो रहा है। लेकिन आपने चलो एस्टिमेट लगाया कि मैंने 6 महीने में से सेविंग की है, तो मैं तकरीबन 1800 करना चाह रहा हूँ यूके में स्पेंड। तो ये चीज़ जो है वो आपने बहुत सोच के करनी है कि आपने एक उतनी अमाउंट लिखनी है जितनी जस्टिफाइबल भी हो। मतलब उसको आप जस्टिफाई कर सको इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप अर्न 1000 कर रहे हो, स्पेंडिंग आप 5000 लिखोगे, तो वो कहेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। फिर वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। अब ये वही क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे कितना स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे समझ लो कि 700 यूरो स्पेंड कर रहा हूँ और 300 मेरी सेविंग होगी इस हिसाब से। फिर वो कहते हैं कि विल एनी वन बी पेइंग टुवर्ड योर कॉस्ट। नो, मैं खुद अपनी कॉस्ट बियर कर रहा हूँ। वो यहाँ पूछना चाह रहे हैं अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयर आपको भेज रहा है। फिर वो कहते हैं प्लान आप कब से विज़िट कर रहे हैं, तो आपने एस्टिमेटेड डेट दे देनी है। मैंने जनवरी में अप्लाई किया था और मैंने मार्च में जाना है, तो मैंने 2 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया था, तो मैंने मार्च की 25 लिखी थी। तो आप जो भी डेट आपकी मतलब फिजिबल है ना, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। 2 महीने पहले भी मैंने अप्लाई कर दिया था। मैंने 25 मार्च लिखा था, तो मेरा 18 मार्च से वीज़ा स्टार्ट हो गया था। और डिपार्चर आपने 2 वीक 3 वीक जितना भी आप जस्टिफाई कर सकें अगर आपसे पूछते हैं तो।
तो मैंने तकरीबन 10 मई का लिखा था, तो 10 अप्रैल का लिखा था, तो मैं 10 मई यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं जस्ट मैंने 1 मंथ आगे किया है, चेंज किया है, कि वो मैंने 25 मार्च की जगह अप्रैल कर दिया है और अप्रैल की जगह मई कर दिया है। अपने वाली डेट ही मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पे, सिर्फ 1 मंथ की चेंज के साथ। फिर वो लैंग्वेज पूछते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज कौन सी आप प्रेफर करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, वो इंग्लिश हो जाएगी। फिर वो पूछते हैं कि आपका मेन पर्पज़ क्या है, तो वो हमारा टूरिज़्म है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द मेन विजिट ऑफ योर हॉलीडेज़ इन टू विजिट इन द यूके, फॉर योर हॉलीडेज़ टू विजिट। तो ये भी हमारा टूरिज़्म लिखना है। अगर आप विजिट फ्रेंड लिखेंगे तो वो आगे पूछते हैं किस फ्रेंड के पास जाना है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपने इसलिए सारा कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड ही मेंशन करना है यहाँ पे। फिर वो कहते हैं गेट पर्पज़ ऑफ योर स्टे, जो भी आपने यहाँ पे 500 करेक्टर तक लिखना है और आपने अच्छी अच्छी लोकेशन मेंशन कर देनी है। और जो भी आपने ना मतलब विज़िट करना चाह रहे हैं लोकेशंस, मैंने मैनचेस्टर का लिखा था, लंदन का लिखा था, एडिनबरा का भी लिखा था। तो आपने वो चीज़ें मेंशन कर देनी है जो भी होंगी, तो वो मैक्सिमम जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सेव कर दिया। फिर वो कहते हैं कि पीपल फाइनेंशियली डिपेंड ऑन यू, कोई भी मेरे पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स की डिटेल दें, मदर फादर। ठीक है, उनकी देनी है डिटेल आपने, पहले वो मदर का देना है तो बाद में फादर की डिटेल, फादर का पहले देना है तो मदर की डिटेल बाद में, लेकिन दोनों की डिटेल वो पूछेंगे। वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने देनी है। ठीक है, उनकी नेशनैलिटी पूछेंगे वो। उसके बाद हैव द सेम नेशनैलिटी, यस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे का पूछ लेंगे। मैं भूल गया मैंने पहले का क्या फिल किया है। बैक, हाँ पहले मैंने फादर का फिल किया है, अभी मैं यहाँ पे मदर की डिटेल डाल दूँगा। ठीक है, आपने उनका उनका CNIC पे जो नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह है ना, वो ही मेंशन करनी है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपने इसको फिल आउट करना है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद फैमिली हु लिव इन यूके, नो। उसके बाद ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, नहीं हम सिंगल जा रहे हैं यहाँ से। हाँ लेकिन मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने दोस्त का लिखा था, यस किया था। यस करेंगे तो उसका डाटा आपको लिखना पड़ेगा कि आपका फ्रेंड है, मतलब वो क्या है, फाइनेंस, डॉटर, फादर, फ्रेंड, जो भी आप जिसके साथ जाना चाह रहे हैं ना, आप सारा कुछ वहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल इसका नो करके कंटिन्यू करूँगा। आप अपने फ्रेंड की डिटेल डाल सकते हैं। अकोमोडेशन वो कह रहे हैं कि आपके पास है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यस किया था। फिर वो अकोमोडेशन की डिटेल पूछते हैं, तो अकोमोडेशन की आपने डिटेल यहाँ पे देनी है प्रॉपर। आपने ऐसे करना है कि कोई भी अपार्टमेंट आपने बुक कर लेना है, अपार्टमेंट कर सकते हैं, रूम कर सकते हैं, कुछ भी आप बुक कर सकते हैं, एयरबीएनबी, booking.com, बहुत से ऑप्शन हैं, वहाँ से आप रिफंडेबल बुक कर सकते हैं। तो वो आपने वो ज़रूर करना है, लेकिन अभी मैं डिटेल वो डालना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं नो करके इसको कंटिन्यू करूँगा। फिर वो कहते हैं कि वेयर डू यू प्लान टू स्टे इन द यूके, तो वो मतलब होटल लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वो लोकेशन आप वहाँ पे पीछे लिख दी है अपनी, तो होटल कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि आप पास्ट 10 ईयर्स में यूके में थे, नो। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने किन किन कंट्रीज़ को विज़िट किया है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU की कुछ कंट्रीज हो सकती हैं। यूके को इंक्लूड नहीं करना उसमें, क्योंकि यूके का वो ऑलरेडी अलग से पूछ चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड का पूछ रहे हैं, USA का, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो 2 से 5 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। ठीक है, फिर वो उनकी डिटेल्स पूछेंगे, किस कंट्री में थे, कब थे, ये सारा आपसे पूछेंगे वो। तो आपने जितनी भी कंट्रीज़ विज़िट की हैं, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले टर्की वगैरह विज़िट कर लें। अगर आप सऊदीया का वीज़ा भी इजीली मिल जाता है, 1 साल का मिल जाता है, मल्टीपल एंट्रीज़। तो आप ये कंट्रीज़ पहले विज़िट कर लें एक बार। तो मैं अभी ज़ीरो करूँगा, क्योंकि मैं अब डिटेल्स डालना नहीं चाह रहा, लेकिन आपने जस्ट क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है जितनी बार आपने विज़िट किया है, बल्कि मैं फिल आउट कर ही देता हूँ। तो विच कंट्री, यूरोपियन कंट्री थी, कंट्री का नाम क्या था, मैं स्पेन गया हूँ। ठीक है, मैंने टूरिज़म की थी। डेट्स कुछ भी लिख दें, 12 और 2024। ठीक है, कुछ दिन का विज़िट डाला, 10 दिन मैंने विज़िट किया था। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि उसके अलावा कौन सी कंट्री आपने विज़िट की थी,
वो मैंने किया था, पोर्चुगल भी गया था मैं, पोर्चुगल टूरिज़्म, उसका भी चलो यही लगा लेते हैं 2024, 10 दिन का विज़िट किया था, ठीक है। फिर वो उसके बाद पूछते हैं कि आपने डू डू नॉट इंक्लूड दिस कंट्रीज, और पूछते हैं कि विच कंट्री आर द पार्ट ऑफ, हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्री, तो वो भी कर सकते हैं। फिर वो पूछते हैं कि कंट्री का यहाँ पे नाम पूछ लेते हैं, मैं टर्की भी गया था तो टर्की लिख दिया टूरिज़्म, और उसकी एंट्री और एग्जिट डेट कुछ भी रैंडम लगा देते हैं, एग्जिट यहाँ पे 22 लगा देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू, नो ओके, अब बहुत हो गया, इतना भी नहीं लिखना। उसके बाद वो वीज़ा रिफ्यूज़ पूछते हैं, रिफ्यूज़ एंट्री पूछते हैं, फॉर एग्जांपल डिपोर्टेशन का पूछते हैं, कुछ भी आपने अगर हुआ है तो वो मेंशन करना है, वरना नो करके कंटिन्यू कर देना। फिर उसके बाद कहते हैं कि यूके में इलीगली एंटर किया आपने, वो सारी चीज़ें पूछते हैं, तो वो भी नो कर देते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो इतने अच्छे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कुछ किया है। फिर उसके बाद वार क्राइम, नो, आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद इन्वॉल्व वो पूछते हैं कि आपने कोई एक्टिविटी ऐसी की है कि टेररिज्म वगैरह, वो सारा कुछ आपने नो, ऑफ कोर्स नो करेंगे तो वीज़ा मिलेगा। बाकी ये एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं, वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने जो किया था वो मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज अनपेड एक्टिविटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ यूके गवर्नमेंट, हैव यू एंगेज इन एनी एक्टिविटी डेट माइट इंडिकेट दैट यू नॉट बी कंसिडर्ड गुड पर्सन, तो इसको मैं नो नो करके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने अगर किसी इंटेलिजेंस सर्विस को, आर्म्ड फोर्सेस को, किसी को भी आपने किया है तो वो मेंशन करना, जुडिशरी वगैरह, मीडिया, कुछ भी आप सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ऐसी कोई जॉब नहीं की तो सिंपली इसको नो कर दिया। कुछ फर्दर डिटेल आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है, आपका फ़ाइनल डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपने एक बार चेक कर लेना है, चेक करने के बाद इसको आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो वो फिर आपको ले जाएगा फ़ी पेमेंट पे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का पूछेगा, डॉक्यूमेंट आपने जस्ट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे अपलोड नहीं होंगे, फिर डिक्लेरेशन का आएगा। मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैंडेटरी पासपोर्ट वगैरह मांग रहे हैं जिसके ऊपर ये नाम लिखा होना चाहिए, और ये इस कंट्री से ही इशू होना चाहिए क्योंकि आपने अपनी कंट्री मेंशन की हुई है। एविडेंस ऑफ फंड देना है, फॉर एग्जांपल आप अगर पार्ट टाइम जॉब करें तो अपनी 3 मंथ की स्लिप्स लगा सकते हैं एटलीस्ट, और आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, फिर आपने बैंक की अपने होटल की बुकिंग लगानी है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेशनल नहीं हैं, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो रेजिडेंस परमिट आपने सबमिट करवाना है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं A4 साइज़ में, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, आपने उसको कंफर्म करना है कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है उसको एक बार में। उसके बाद आता है कि आई एम द एप्लीकेंट एज्ड 18 एंड ओवर, फिर ये सारी चीज़ें पूछेंगे। फिर आगे नेक्स्ट अगला स्टेप है पेमेंट का। वीज़ा आपने कितनी देर का अप्लाई करना है, 6 मंथ्स का, 2 ईयर्स का, तो मैंने 6 का किया था तो मैं इसको कंटिन्यू किया। फिर वो आ जाते हैं कि आपने अब उस टाइम 142 यूरोज़ थे, 143 हो चुका है, तो 143 यूरोज़ आपने फ़ी पे करनी है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको फर्दर स्टेप्स पे ले जाएगा अपने डिक्लेरेशन के लिए। तो यहाँ पे वर्ल्ड पे जाके आपने इसको पे करना है, और 143 यूरोज़ आपने पे करने हैं सिंपली। उसके बाद जब आप पे करेंगे तो वो आपको ले जाएंगे VFS के पोर्टल पे। तो VFS का जो पोर्टल है, VFS ग्लोबल, तो अपने यहाँ पे ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ले जाएंगे और आपका सारा डाटा ऑलमोस्ट फिल होगा। जस्ट आपने वहाँ पे जाके अपने फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ट्रैक, आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपने अपलोड करने हैं, और
अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और बल्कि मैं आपको ना अभी अपनी, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स मुझे खुद से फिल करनी पड़ेंगे दोबारा से। सिंपली आपने क्या करना है, तो मेरा भी अभी तक वो पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए वो रिकॉर्ड से डिलीट कर दी गई है। तो इस वजह से मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि इनकी आपने अगर सेल्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो उनकी फ़ीस ज़ीरो होगी। अगर आप उनकी सर्विसेज खुद बाय करना चाहते हैं, ताकि आप जब वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाएँ, जब आपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं, तो उस टाइम पे वो आपकी एप्लीकेशन, आपके डॉक्यूमेंट खुद अपलोड करेंगे वो आपसे लेके। तो वो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसलिए आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपने सेल्फ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है, और आपने अपॉइंटमेंट की फ़ीस 95 यूरोज़ देनी है। और उसके बाद आपने अगर नोटिफिकेशन लेना चाह रहे हैं तो 5 यूरो वो भी, तो 100 यूरो ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं कि अकोमोडेशन जो है वो आपने टेम्परेरी परमानेंट जो भी है वो अपलोड करनी है। एजुकेशनल एविडेंस मैंने 2 अपलोड कर दिए थे, अपना करंट और नेक्स्ट एनरोलमेंट लेटर दोनों अपलोड कर दिए थे। उसके बाद फाइनेंशियल एविडेंस में मैंने अपनी पे स्लिप्स लगा दी थी और अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दी थी। उसके बाद मैंने अपना रेजिडेंस परमिट, पासपोर्ट, फिर उसके बाद ये वाली चेकलिस्ट, जब आपने यहाँ पे फ़ीस पे करनी है तो आपकी एक चेकलिस्ट भी बनेगी, वो चेकलिस्ट को डाउनलोड करके उसको फिल आउट करना है। उसमें आपने जस्ट यही डॉक्यूमेंट जो हैं, ये जो मेंशन किए हैं, वही आपने वहीं पे मेंशन करने हैं और उसको साइन करके अपलोड कर देना है प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन में। वहाँ पे सारे सेक्शन बने होंगे, बहुत ईजी प्रोसेस है ये वाला। फिर आपने स्पॉन्सर्स या एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट लगा देने हैं, तो वो मैंने लगा दिए थे, और सिंपली आपने सबमिट कर देना है और अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। अपॉइंटमेंट मुझे वेरी नेक्स्ट वीक मिल गई थी और वीज़ा उसके वेरी नेक्स्ट वीक मिल गया था, तो जस्ट ये 2 वीक का प्रोसेस था और मुझे वीज़ा मिल गया था 2 वीक के अंदर अंदर। और वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं, जस्ट इन केस अगर आपने कोई खुद से बंट ना मारा हो। यूके को विज़िट करने जा रहे हैं तो उसके व्लॉग्स भी आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यूके वीज़ा की। एज आ स्टूडेंट आपने यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जाना है तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप सारी वीडियो देखें। अभी हम निकल रहे हैं यूके के लिए, तो मिलते हैं यूके जाके, और यूके के व्लॉग आएंगे तो वो आपने ज़रूर देखने हैं। तो मिलते हैं यूके पहुँच के, बाय।